नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इंग्लिश में अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टेंस है, सबसे ज़्यादा गलतियां अगर हम किसी टेंस में करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट की, यानी कि सेंटेंस का कंसेप्ट है क्या, ये बाकी टेंसेस से कैसे अलग है और कब इसका इस्तेमाल करना है। मैं इसकी पहचान की बात नहीं कर रहा कि ता है, ते हैं, ती हैं, वो इसकी पहचान है। हम बात करें कंसेप्ट की। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे रूल्स की। लगभग रूल्स आपने शायद पढ़े होंगे, लेकिन कुछ एक नया जानने की रूल्स के अंदर कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये दोनों करने के बाद लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारी प्रैक्टिस। कितना आप सीख पाए हैं, क्या क्या आपका दिमाग रिटेन कर पाया है, वो सारा हमें प्रैक्टिस में पता लगेगा। और कुछ एक जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, तो अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली फिर से दोबारा सीखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसके कंसेप्ट की बात करते हैं। पहचान आप सभी जानते होंगे। पहचान यानी कि जब भी सेंटेंस की एंडिंग ता है, ते हैं, ती हैं से हो तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि वह मुझे जानता है, वह दिल्ली जाता है, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, वह गाना गाती है, वह सुबह जल्दी उठते हैं, वे ये करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, वह अच्छा खाना खाता है, अच्छा खाना बनाता है। जो भी ता है, ते हैं, ती हैं से जब भी एंडिंग होगी सेंटेंस की एंडिंग में ता है, ते हैं, ती हैं आएगा, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई उस सेंटेंस पे करेंगे। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। अब इसका कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने खुद इसे रिसर्च करके फाइंड आउट किया है, और इसे थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार आपके दिमाग में आ गया, ये एक मास्टर कंसेप्ट है। आपको बुक्स में जो कितने ही रूल्स हैं वो सभी याद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ ये एक मास्टर रूल आपको याद होगा। एक मास्टर कंसेप्ट पता लग गया तो सभी कंसेप्ट, सभी रूल्स इसी के अंडर आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकेला ऐसा टेंस है जो हमें तीनों टाइम पीरियड की हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तीनों टाइम पीरियड यानी कि ये हमें पास्ट की भी इन्फॉर्मेशन देगा, ये हमें प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन भी देगा, और ये हमें फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन भी देगा। अभी ये बात मैंने बता दी, शायद आपके दिमाग में एकदम से ना आए। इसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये हमारे सामने टेंस चार्ट है, सभी टेंसेस के रूल्स इसके अंदर हैं। तो चलिए ये बात एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये अकेला ऐसा सेंटेंस है पूरे 12 के 12 टेंसेस में जो तीनों टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन हमें देता है। मान लीजिए आपने कोई भी एक सेंटेंस बनाया, आपने पास्ट का कोई सेंटेंस बोला कि मेरे दोस्त ने एक पौधा लगाया, या मेरा दोस्त एक पौधा लगा रहा था, या मेरे दोस्त ने पौधा लगाया था। इन सभी पास्ट के सेंटेंसेस में सिर्फ हमें पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें प्रेजेंट या फ्यूचर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। यानी कि मेरे दोस्त ने पौधा लगाया, क्या फ्यूचर में पौधा लगाएगा वो, हमें कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी? क्या वो फ्यूचर में उसका कोई प्लान है पौधा लगाने का? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने कहा भी मेरे दोस्त ने पौधा लगाया, मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की, सिर्फ पास्ट की ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की सेंटेंस की बात करें कि मेरा दोस्त मेरी सहायता करेगा, मेरा दोस्त पौधा लगाएगा, या मेरा दोस्त पौधा लगा रहा होगा, या मेरे दोस्त ने पौधा लगा दिया होगा, इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान दो सिर्फ फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमें पास्ट की या प्रेजेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं मिल रही है। ध्यान दीजिए, मेरा दोस्त हेल्प करेगा या मेरा दोस्त पौधा लगाएगा, क्या उसने पहले कभी पौधा लगाया है? सिर्फ ये सेंटेंस से हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है? नहीं हो रही। मेरा दोस्त दिल्ली जाएगा, क्या वह पहले दिल्ली गया है? हमें कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। ये इससे बात क्लियर हुई। हमें प्रेजेंट के जो बाकी टेंसेस हैं उनसे एग्जांपल बना के भी ये बात को हम निश्चित कर लेते हैं। मान लीजिए डेफिनेट को छोड़ के अपने किसी और टेंस की मदद से कोई सेंटेंस बनाया, एग्जांपल लिया किसी और टेंस का कि मेरा दोस्त पौधा लगा रहा है, या मेरे दोस्त ने पौधा लगा दिया है। तो यानी कि दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं, लेकिन मुझे बात बताएं, इसमें कोई हमें प्रेजेंट की के अलावा फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रही है या पास्ट की मिल रही है? मेरा दोस्त पौधा लगा रहा है, क्या वो कल पौधा लगाएगा? क्या उसने पहले पौधा लगाया है? नहीं। ना ही हमें फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन है, ना ही हमें पास्ट की है। जैसे मेरा दोस्त मेरी सहायता कर रहा है, क्या उसने पहले सहायता की है आपकी, या क्या फ्यूचर में वो सहायता करेगा? मेरा दोस्त दिल्ली जा रहा है, क्या वो पहले दिल्ली गया है? क्या दोबारा दिल्ली जाएगा आगे फ्यूचर में? हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं जिसके हम टेंस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसको मैंने कहा कि तीनों टाइम की इन्फॉर्मेशन देगा।
लेकिन जैसे ही आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाया, आपने एंडिंग में ता है ते हैं का यूज़ किया कि मेरा दोस्त मेरी सहायता करता है, मेरा दोस्त दिल्ली जाता है, मेरा दोस्त पौधे लगाता है। जैसे आपने बोला मेरा दोस्त पौधे लगाता है, आपके दिमाग में क्या आया होगा इस सेंटेंस को सुन के? यानी कि वो पहली बार पौधा नहीं लगा रहा। आपने किसी को ये बात बोली कि हाँ भाई आप मुसीबत में हो, उस इंसान के पास जाओ, वो इंसान सबकी सहायता करता है। आपने करता है क्यों बोला? आपने क्यों नहीं बोला उसने सहायता की? आप करता है इसलिए बोल रहे हो कि उम्मीद है फ्यूचर में वो जिसको भी आप बोल रहे हो सेंटेंस उसकी वो हेल्प करेगा। उसने पास्ट में भी किसी की सहायता की होगी, हेल्प की होगी। एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए आपने किसी को चोरी करते हुए देखा और आपने सेंटेंस बोला कि इस इंसान ने उस इंसान ने चोरी की, तो आपके जैसे आपने लगाया उस इंसान ने चोरी की, तो सिर्फ आप ये बता रहे हो कि उस इंसान ने चोरी कर ली, फ्यूचर में चोरी करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। या आपने सेंटेंस बोल दिया कि यह इंसान चोरी करेगा, तो ये सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हो, पहले उसने चोरी की है नहीं पता। लेकिन जैसे आपने बोला अरे बच के रहो, ये इंसान तो चोरियां करता है, जैसे आपने बोला ता है, यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, इसने पहले भी की है। और जिसको आप सेंटेंस बोल रहे हो उसको आप ये चेतावनी दे रहे हो कि बच के रहो, आगे भी चोरियां कर सकता है, इसकी उम्मीद है कि आगे भी चोरी करेगा ये। तो आप उसे चेतावनी दे रहे हो, फ्यूचर में भी संभावना है इसकी चोरी करने की, और उसने पास्ट में भी चोरी की है, इसलिए आप बोलते हो कि इंसान चोरियां करता है। आपने ता है से सेंटेंस बनाया, ये बात आपके दिमाग में आई होगी। अकेला ही पूरे सेंटेंसेस में, यानी 12 टेंसेस हैं, उसमें ये अकेला ही ऐसा सेंटेंस है जो तीनों टाइम की इन्फॉर्मेशन देगा, कोई भी और ऐसा टेंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। अगर ये ना भी बैठे तो आप याद रखें कि किसी एंडिंग किसकी ता है ते हैं ती हैं से हो तो भी सफिशेंट है आपके लिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हिंदी पहचान के अलावा अगर आपको रियल कंसेप्ट पता हो, अब बुक्स में क्या है, बुक्स में आपको काफ़ी तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। बुक्स में लिखा मिलेगा कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम कभी भी कोई हैबिट हो वो बता रहे हैं, इसमें साइंटिफिक फैक्ट हो वो बता रहे हैं, तो सभी रूल्स इसी के अंडर आ गए। जैसे आपने बोला कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है या इसमें साइंटिफिक फैक्ट है, तो साइंटिफिक फैक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो पास्ट में भी अगर आप कितने साल पहले मर्जी चले जाएं, आपने कहा भी 100 डिग्री का तापमान दिया होगा तो उबला होगा पानी। हज़ारों साल बाद भी चले जाएं, अगर पानी को 100 डिग्री का तापमान मिलेगा तो उबलेगा वो। और अब भी अगर आप उसको 100 डिग्री का तापमान देंगे तो वो उबलेगा। यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये लिखा है। फिर उसमें बुक्स में कहेंगे कि ये हैबिट बता रहा है, तो मैंने जैसे सेंटेंस एग्जांपल लिया कि इंसान चोरियां करता है, तो एक तरह की हैबिट भी है, वो भी इसी के अंदर आ गया। तो कोई इंसान सुबह जल्दी उठता है, यानी इसका मतलब पहली बार नहीं उठ रहा, पहले भी उठा होगा, अब भी उठता है, आगे भी उठेगा। तो ये जितने भी कंसेप्ट आपको बुक्स में मिलेंगे, 20-25 आपको रूल्स मिलेंगे, वो सारे इस एक कंसेप्ट में, इस मास्टर कंसेप्ट में आपके सभी सम्मिलित हो जाएंगे, इसमें सभी आ जाएंगे। तो आपको बार बार अलग अलग रूल्स याद नहीं करने पड़ेंगे। मैं एक बात मैं और बता दूं, एक और इसका हल्का सा आपको बात याद रखनी है जब आप कंसेप्ट को सीख लिया होगा आपने, कि कभी कभी क्या होता है, हमें जब हम बुक्स पढ़ते हैं या हम कोई नॉवल वगैरह अगर पढ़ने के शौकीन हो, कहानियाँ वगैरह सुनने के शौकीन हो, आपने एक बात नोटिस की होगी, कभी कभी कोई पास्ट की स्टोरी होती है, राइटर्स क्या करते हैं, नरेटर क्या करते हैं, वो पास्ट की स्टोरी को वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रेजेंट में सुनाते हैं। मान लीजिए एक राजा था, वो जंगल में गया था और जंगल में जाके उसका सामने एक शेर से हुआ था, शेर ने उसको मार दिया था और ये कहानी थी, ख़त्म हो गई। सारी मैंने यह पास्ट में सुनाई है भी ये पास्ट की। लेकिन कभी कभी राइटर स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आपको नींद ना आए, जैसे शायद अब आ रही होगी, तो वो आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टोरी को प्रेजेंट में चलाते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि राजा जंगल में गया था, वो कहेंगे एक राजा जंगल में जाता है, इधर से शेर सामने से आ जाता है, राजा सोचता है कि मैं उसे मारूं, जैसे ही राजा तलवार निकालने लगता है, शेर उस पर हमला कर देता है और राजा मर जाता है। उन्होंने ता है बोला। अगर आपने स्टोरी को एंडिंग से ध्यान से सुना होगा तो यूज़ क्या करना चाहिए था, लेकिन वो यूज़ क्या कर रहा है, राइटर यूज़ कर रहा है था। अब ये देखा जाए कोई रूल वो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे स्टोरी हम बोल देते हैं। बस इस मास्टर रूल में यही कमी है कि ये बस सिर्फ ये एक कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होता कि जब किसी पास्ट की बात को हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रेजेंट में सुनाएं, ये तब तीनों टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, और दे भी क्या, क्योंकि वो तीनों टाइम की बात है ही नहीं, वो तो दरअसल पास्ट की बात है, हम उसको धक्के से उसमें ता है लगा रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो इसमें हमें ये तीनों टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा इसमें, इसलिए इसका एक कंसेप्ट जो हमारा है वो यहाँ लागू नहीं हो रहा। सर भी एक केस में, और एक केस आपके रियल लाइफ में काम भी नहीं आएगा। बता दिया कि आपको लगे कि सर हमने ऐसे पढ़ा था, तो वो क्या कंसेप्ट था, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। अब ये हैं इसके रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स। अब ये रूल्स आपको याद हों या ना हों या आप याद करें, वो बात की बात है। जब तक आपको जो 5 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, 5 तरह के रूल्स हैं, इनमें नहीं डिफरेंस पता होगा तो याद करने कोई बेनिफिट नहीं है। आपको यही नहीं पता कि जो अफर्मेटिव है वो कब इस्तेमाल करना है,
या नेगेटिव इंटेरोगेटिव का भी रूल्स लगाने हैं सेंटेंस में, डब्ल्यूएच रूल का अप्लाई करना है या नेगेटिव का अप्लाई करना है या अकेला इंट्रोगेटिव का अप्लाई करना है। ये सेंटेंस अगर आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता तो आप रूल्स आगे पीछे अप्लाई कर दोगे, या अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव लगा दोगे, नेगेटिव की जगह आप इंट्रोगेटिव लगा दोगे, इंट्रोगेटिव की जगह डब्ल्यूएच लगा दोगे। तो जब तक आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता, हमें ये नहीं पता होगा कि अफर्मेटिव कब इस्तेमाल करना है, नेगेटिव कब इस्तेमाल करना है, इंट्रोगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली कब इस्तेमाल करनी है। ये 5 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब तक हमें डिफरेंस नहीं पता होगा, हमें रूल्स याद करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, शायद आपको पता हो। अगर नहीं पता, इनके बारे में हल्का सा हम डिस्कस करेंगे, फास्ट ट्रैक में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपको इन 5 में डिफरेंस पता है तो आप हल्का सा इसके स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट करें, प्रेजेंट करें, पास्ट करें, फ्यूचर करें, ये 5 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना आपको बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपको पता है तो आप स्किप कर दीजिए, वरना आगे हम थोड़ा सा इसमें फास्ट ट्रैक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, चाहे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये ना मान के चलें कि सिर्फ इंडेफिनिट के लिए आपसे सीख रहे हैं। चाहे प्रेजेंट के सभी टेंसेज हों, चाहे पास्ट के सभी हों, फ्यूचर के सभी हों, सारे टेंसेज आ गए, सारे मोडाल्स आ गए, सेमी मोडाल्स आ गए, यहाँ तक कि पैसिव वॉइस जितने सेंटेंसेज हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे। तो अगर आपको इन 5 में डिफरेंस नहीं पता तो टेंसेज, एक्टिव, पैसिव, मोडाल्स कुछ भी नहीं आप सीख पाओगे। सीख लोगे, सिर्फ रूल्स रट लोगे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे स्पोकन में और कहीं भी नहीं इस्तेमाल कर पाओगे अगर आपको इन 5 में डिफरेंस नहीं पता। तो ये बेहद जड़ है इंग्लिश की, मान लीजिए, बेहद आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो इसको आप स्किप ना करें, अगर नहीं पता तो डाउट है तो समझे, वरना अगर आप जानते हैं फिर इसको स्किप करें। हमारे 5 स्ट्रक्चर हैं, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिए हैं। एक तो हमारा है ये अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये कौन से हैं? बिना प्रश्नों के सेंटेंस है, यानी कि जब भी सेंटेंस में किसी तरह का प्रश्न नहीं होगा तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद बाकी के 3 बच्चे उनको अलग एक ग्रुप में बांट लिया। ये कौन से हैं? ये प्रश्न वाले हैं। जब भी लगे कि सेंटेंस में प्रश्न है तो ये रूल अप्लाई करेंगे। कुछ है कि दिमाग में आपके पता लगा होगा कि क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, ये प्रश्न तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पूछ तो नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, यानी प्रश्न नहीं है, तो ये ऊपर वाले ग्रुप में आएगा। मैंने कह दिया कि क्या वो मुझे जानता है, क्या वो दिल्ली में रहता है, वह मुझे कैसे जानता है, वह खाने में क्या खाएगा, ये सारे प्रश्न हैं। ये सभी हमारे नीचे वाले सेंटेंस में आएंगे। अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे मूव करते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि ऊपर के 2 थे वो बिना प्रश्न के थे और नीचे वाले 3 प्रश्न वाले थे। अब जो बिना प्रश्न के उनमें हल्का सा डिफरेंस पता हो। अगर तो बिना प्रश्न के सेंटेंस में हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं का इस्तेमाल करेंगे, नहीं वाला वाक्य है तो उसमें नेगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। अगर बिना प्रश्न वाले सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारा अफर्मेटिव हो गया। ये बात तो क्लियर हुई। अब हमारे बिना प्रश्न के सेंटेंस तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए, ये चीज़ हमारे कोई डाउटफुल नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला सब बॉक्स हमारा क्लियर है। अब नीचे वाले बॉक्स की पहले एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलो, आपने बोला कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में नहीं रहता है, वह लेट आता है, वह लेट नहीं आता है। तो नहीं वाले जितने वाक्य थे नेगेटिव थे, नहीं वाले वाक्य जो नहीं थे वो हमारे अफर्मेटिव थे। ठीक है, बिना नहीं के अफर्मेटिव थे और नहीं वाले हमारे नेगेटिव थे। अब नीचे वाले तीनों की बात करते हैं। तीनों वाले नीचे जो तीनों बात के प्रश्न वाले हैं। तो जो प्रश्न की शुरुआत हो जाए क्या से, किससे शुरुआत हो जाए? जिसकी क्या से। तो अगर क्या से शुरुआत हो रही है तो वो हमारे कौन से हैं? इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। बात क्लियर है। अगर किसी प्रश्न की शुरुआत कह रहा हूँ, स्टार्टिंग कह रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग क्या वर्ड से, यानी क्या वर्ड से ना हो तो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का रूल लगेगा उसमें, वो डब्ल्यूएच फैमिली इंट्रोगेटिव है। और अगर शुरुआत क्या से हो जाए तो इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो हमारा ये तीनों जो बच के तीनों, ये भी हल्का सा क्लियर हो गया होगा हमारा। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। हाँ, इस एग्जाम्पल की बात भी कर लें। मैंने बोल दिया क्या वह दिल्ली में रहता है, क्या वह दिल्ली में रहता है, शुरुआत किससे हो रही है? क्या से। वह कहाँ रहता है, इसमें शुरुआत क्या से नहीं हो रही है। वह क्यों रहता है, इसमें भी शुरुआत क्या से नहीं हो रही है। वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, वह से शुरुआत हो रही है, क्या से नहीं हो रही, वह से हो रही है। तो ये भी हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है। ठीक है, क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो शुरुआत क्या से हो रही है, तो फिर वो हमारा इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल्स आगे और लेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो कई बच्चों को जो नीचे का हमारा प्रश्न वाले सेंटेंस में डाउट रह जाता है, ऊपर वाले में तो लगभग बच्चों को क्लियर होता है, नीचे वाले जो सेंटेंसेस उसमें डाउट हो जाता है। तो उसको क्या करें हम, उसको बड़ा आसानी से हम समझेंगे। अगर आपको क्या वाला सिस्टम झंझट में नहीं पड़ना कि सर हम क्या से शुरुआत हो रही नहीं हो रही, हमसे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो आप क्या करो, इस क्या को काट दो क्या को, कोई चक्कर नहीं, हमें क्या वाले कंसेप्ट हम करेंगे नहीं,
इसको हमारे एक ही चीज़ को सीखने के कई तरीके हैं। अगर आपको इसमें भी ना क्लियर हो, डाउट रह जाए तो मुझे बता दें कमेंट में, इसे और भी कई अच्छे अच्छे तरीके हैं, इसे समझा सकते हैं हम। तो अब इसकी बात करते हैं, क्या जो ऊपर के हमारे दो हैं, तीसरा और चौथा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर ये दोनों जो सेंटेंस है ये कब रूल अप्लाई करेंगे, जब किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आए। किसी में आए प्रश्न का उत्तर, किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आए। जैसे मैं बोला क्या वह दिल्ली में रहता है, आप क्या उत्तर दोगे, हाँ या ना। क्या आप सुबह शाम पढ़ते हैं, क्या उत्तर दोगे, हाँ या ना। क्या आप पागल हैं, आप क्या उत्तर दोगे। तो या तो आप बोलोगे हाँ मैं पागल हूँ, या बोलोगे कि मैं पागल नहीं हूँ। तो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर अगर आए किसी प्रश्न का, सिर्फ हाँ या ना ही ऑप्शन है हमारे पास, तब वो हमारे कौन सा रूल हो गए, थर्ड और फोर्थ, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम उसमें रूल अप्लाई करेंगे। तीनों दोनों सेम ही है, थर्ड और फोर्थ सेम ही है लगभग, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर उस जो प्रश्न है उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा, उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा, हम उसका उत्तर किसी और ढंग से भी दे सकते हैं, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, वो हमारा WH फैमिली का बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने पूछा क्या आप दिल्ली में रहते हैं, आपने कहा हाँ या ना, ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये है। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, इसमें आप हाँ या ना उत्तर दे सकते हो, आप कहाँ रहते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ना, आपको बताना पड़ेगा कहाँ रहते हैं, कि मैं दिल्ली रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ, जहाँ भी रहते हो आपको उसका उस जगह का नाम बताना पड़ेगा, लोकेशन बतानी पड़ेगी, तभी आप आंसर दे पाओगे इसका। तो यानी कि इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा, तो ये हमारा WH फैमिली का रूल इसमें अप्लाई हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जितने हमने की। आगे वाले रूल्स करने से पहले चलो एक बात और हम सीख ही लें, ये बड़ा काम है। कोई भी हम सेंटेंस बनाएं उसमें 3 चीज़ें हमारे सामने बार बार आती हैं, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है क्या, इनका थोड़ा समय सब्जेक्ट है यानी कि जो ये काम करने वाला है, डूअर कह लो, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्ब क्या है, जो काम हो रहा है किसी सेंटेंस में, वो हमारा वर्ब है। और जो बच गया वो क्या है हमारा, जो बच गया वो हमारा क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, हर चीज़ हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और खुद को टेस्ट करेंगे कितना हम समझ पाए। इस अगर हम वे से करेंगे ना, तो हमारा ज़िंदगी भर के लिए हमारे दिमाग फिट हो जाएगा। जल्दी जल्दी में की हुई चीज़ फिर जल्दी जल्दी में दिमाग से स्लिप भी हो जाती है। तो अब तीनों चीज़ हल्का हल्का पता लगा, ये मैं एक्टिव के वजह से बता रहा हूँ। अब ये मत कहें कि सर जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट सिर्फ करने वाला हो। हाँ, कुछ एक सेंटेंसेज होते हैं पैसिव वॉइस होंगे, वो बाद में हम करेंगे, उसके अंदर करने वाला नहीं होता सब्जेक्ट। मैं एक्टिव के नज़रिए से करवा रहा हूँ, इसमें सिर्फ करने वाला होगा सब्जेक्ट। जब पैसिव करेंगे तब बता दूंगा कि जब कब करने वाला ये नहीं होता। तो मान लीजिए सेंटेंस, हमने पहला एग्जांपल लिया कि शाहरुख खान गाना गाता है, आपने सेंटेंस बोल दिया। अब इसमें ब्लू कलर में सब्जेक्ट लिखा था, ब्लू कलर में मैंने सब्जेक्ट लिख दिए, सभी हाईलाइट कर दिए। ग्रीन में मैंने क्या लिखा था, वर्ब लिखा था, जितने ग्रीन कलर में हिंदी में लिख रखे हैं सारी वर्ब्स हैं। और जो ब्लैक कलर में जो बच गया वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने हाईलाइट ही नहीं किया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। मान लीजिए शाहरुख खान गाता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, गाने का काम हो रहा है। तो गाना क्या है हमारा, गाना हमारा वर्ब हो गया। गाने वाला कौन है, गाने वाला कौन है, गाने वाला होता है सब्जेक्ट, गाने वाला हमारा शाहरुख खान है। शाहरुख खान क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या होगा हमारा, ये गाना हो गया। जो बच गया वो सारा ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल एक और लेंगे, गब्बर गाड़ी चला रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है, गाड़ी चलाने का काम हो रहा है। तो जो चलाना है वो हमारा काम है, और चलाने वाला कौन है, गब्बर। गब्बर हमारा सब्जेक्ट हो गया, चलाना हमारा वर्ब हो गया। तीसरा लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दलजीत ने मेरे दोस्त की सहायता की। सहायता करना, सहायता की यानी कि मतलब करना, सहायता करना क्या होगा हमारा वर्ब हो गया। सहायता करने वाला कौन है, दलजीत। दलजीत हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो भी बच गया अदर वर्ड, वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब आपको फाइंड आउट करना आ गया, बाकी ऑब्जेक्ट में गलती आप कम करोगे, इतनी नहीं होगी। ये बेसिक ये दो हैं इंपॉर्टेंट हमारे, सब्जेक्ट और वर्ब। क्लियर होंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव आपको पता है, अब हमारा अफर्मेटिव रूल हम सीखेंगे पहले इसमें, ठीक है। अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव जो रूल है आपको पता है क्या होता है, जब बिना प्रश्न का सेंटेंस हो, बिना नोट का सेंटेंस हो, सिंपल जो सेंटेंस होता है इसमें करना है कि इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने यहाँ वर्ब इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद जो बच गया फिर वहाँ ऑब्जेक्ट हमने डाल देनी है। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ डाउटफुल ये लग रहे होंगे आपकी, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का चक्कर क्या है। तो फर्स्ट फॉर्म तो पता होगी, एस और एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम एस और एस लगाते हैं उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। मैं लिख भी रखा है, जैसे ओपन फर्स्ट फॉर्म क्या है, जैसे मान लो यहाँ इधर फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, साइड में फिफ्थ फॉर्म है ना। ओपन क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ओपन क्या बन गई हमारी, एस और एस लगा के ओपन फिफ्थ फॉर्म बन गई। गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, गोज क्या बन गई हमारी, फिफ्थ फॉर्म बन गई। टॉक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, एस और एस लगा के टॉक्स क्या बन गई हमारी, फिफ्थ फॉर्म बन गई।
फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या ई एस हम लगाते हैं उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। मेरा खुद का रूल नहीं है, रूल्स है। अगर ढंग से ग्रामर आप करते हो, अच्छी बुक में पढ़ते हो, तो उसमें हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही लिखी आपको मिलेगी। अब बात यह पता लग गया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है। अब मेन हमारे सामने जो उलझन है वो क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब करें या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल हम कब करें। तो ये सारा डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट पे। अगर तो सब्जेक्ट आ जाए यानी कि ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर हमारा ये ना आए, अगर सब्जेक्ट में आ जाए हमारे सिंगुलर, ये हमारे सिंगुलर्स हैं सारे, सिंगुलर आ जाए सब्जेक्ट तो हम फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ। अब चेक करिए कि आपके दिमाग में शायद आ सकता है कि सर आइए आपने गलती से इधर लिख दिया, ये गलती से नहीं लिखा है। अब इसके पीछे डिटेल में जाएंगे तो वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दरअसल आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू एक सेकंड पर्सन है, तो पर्सन्स के खेल में नहीं पढ़ेंगे हम। अगर जिनको फिर भी थोड़ा सा डिटेल में जानने का शौक है मुझे बता देना कमेंट में, मैं बता दूंगा, इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट में हल्का सा बता दूं, जो हमारे प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखा जाता। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखा जाता। अगर आपको नहीं पता फर्स्ट पर्सन क्या है सेकंड पर्सन क्या है, छोड़ो, हमारे कोई काम का नहीं, हम इस अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आसान ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आई से प्लूरल मान लीजिए आप, दैट्स इट। जो ये हमने आई लिख रखा है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, यू भी हमारा क्या है, ये प्लूरल है। तो डाउट नहीं रहा होगा आपके दिमाग में। अब ये सारे के अलावा एक हल्का सा आपके दिमाग में डाउट रह सकता है। वो डाउट क्या है, वो है हमारा अनकाउंटेबल। ये क्या बोला है, कईयों बच्चों को तो पता हो, कईयों को नहीं पता होगा अनकाउंटेबल भला क्या है। अनकाउंटेबल यानी जिसे गिना ना जा सके, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसे हम एक मानते हैं, उसे हम सिंगुलर मानते हैं, याद रखें। अनकाउंटेबल जैसे कि मान लीजिए पानी, पानी गिन सकते हैं, जग में 5 पानी पड़ा था, 3 पानी मैंने पी लिया, नहीं बोलते ना हम। या सोना चांदी गिन सकते हैं, मैंने दुकान से 5 सोना खरीदा, 3 सोना तो मैंने रास्ते में घेर दिया, 2 सोना उसको दे दिया, नहीं बोलते, गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती या तौलिए मापी जा सके, यानी कि तौलिए मापी जा सके लेकिन गिनी ना जा सके, जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनको हम क्या मानते हैं, उसमें हम सिंगुलर मानते हैं। जिन्हें पूरे टेंसेस में हर जगह पूरी इंग्लिश में उसे सिंगुलर यानी एक माना जाता है, याद रखें। तो अब ये जब भी ये वाला ग्रुप आएगा तो हम कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जब ये वाला ग्रुप आएगा तो कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हम फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी आपके। अब चलिए इसका भी टेस्ट लेते हैं। ये हमारे सामने हल्का सामने टेस्ट रखा है। अब जैसे ही है तो ही के साथ बताइए हेल्प आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्प के हेल्प, या फिर ही के साथ फिफ्थ फॉर्म यानी कि हेल्प्स क्या आएगी। जितने ब्रैकेट आपने भरने हैं कि हेल्प आई, हेल्प आएगी, आई के साथ भी हेल्प आएगा, हेल्प्स आएगा, कि शी के साथ क्या आएगा, रामू एंड श्यामू के साथ क्या आएगा, आपने बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करें, मैं सिर्फ 2 सेकंड गिरूंगा, पॉज करके भरिए और दिमाग में एक बार सोच लें और फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपने सभी ने इसके फिलअप्स भर लिए होंगे। चलिए डाउट्स लेते हैं। अब अगर दिमाग में होगा ही के साथ हेल्प्स क्यों आया, तो ये रहा हमारा ही हमारा किस ग्रुप में, सिंगुलर ग्रुप में है। इस तरह आई के साथ क्यों आया, हमें कोई सर आई तो सिंगुलर लग रहा है, नहीं, आई हमारा इस तरह प्लूरल ग्रुप में, मैंने क्या बताया था, आई और यू हमारा प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ क्या आया, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म हेल्प आई, और ही के साथ क्या आया, हेल्प फिफ्थ फॉर्म आई। इसी तरह शी हमारा इस ग्रुप में है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चों ने सेंस में की होगी, यहाँ पर हेल्प्स लिखा होगा फोर्थ में, क्यों उन्हें लगा होगा कि ही शी इट नेम के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट नेम दोनों में आ सकता है। अगर एक इंसान की बात हो तब हम हेल्प्स लगाएं, जैसे यहाँ पर फिफ्थ में एक इंसान के लिए रामूलाल की बात हो रही है तो हेल्प्स आया, लेकिन फोर्थ में रामूलाल श्यामूलाल 2 हैं, ज़्यादा की बात होगी, और जब भी ज़्यादा की बात होगी तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एस का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक हो इंसान, जैसे रामूलाल एक है, तो हम उसे एक की जब भी बात होगी तो उसमें हम फिर फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह दे के साथ दे हमारा ज़्यादा के ग्रुप में है, यू को भी हम ज़्यादा मानते हैं। इसके बाद लास्ट में मैंने बताया था अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल जितने होते हैं पूरे टेंसेस में जहाँ भी आपको मिल जाएं, अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता उसे हमेशा क्या मानेंगे हम, उसे हम सिंगुलर काउंट करते हैं, उसे एक मानते हैं। तो पानी को गिन सकते हैं हम, 1 पानी 2 पानी 3 पानी नहीं बोल सकते ना हम। अगर ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर मानेंगे, इसी ग्रुप में सिंगुलर ग्रुप में रख रखा है हमने, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, एस और यस, फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल हमने हेल्प से किया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जब सेंटेंस में नहीं हो तब कौन सा रूल अप्लाई हमें करना है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी।
ठीक है, रूल आपके सामने देखिए। सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें जो डिफरेंस है अफर्मेटिव, मैंने इसीलिए ऊपर लिखा था कि आपको डिफरेंस क्लियर हो। अफर्मेटिव में डू डज का इस्तेमाल नहीं था, इसमें डू डज का इस्तेमाल है। नंबर 2, उसमें एसोरिस का झंझट था, यानी फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल था, इसमें फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं है। नेगेटिव में हम फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो, हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। किसके बाद? डू और डज के बाद। डू डज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जो हमारा ये ग्रुप है, प्लूरल ग्रुप, जो हमें बताया था पहले, प्लूरल ग्रुप ज़्यादा की बात करने वाला ग्रुप, उसके साथ डू आ रहा है। तो जो हमने सिंगुलर ग्रुप डिस्कस किया था, उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको अनकाउंटेबल समझा दिए थे, वो सेम वही 2 ग्रुप हैं इसमें। तो ये आपको सारा क्लियर है। तो बताइए डू आएगा डज आएगा भरना आपने। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। और ये है हमारे आंसर्स, आप देख सकते हैं। ई के साथ मैंने डज इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमारा सिंगुलर ग्रुप में था। आई के साथ डू किया क्योंकि आई इस ग्रुप में हमारा। इसी तरह से डज इस्तेमाल किया, सी हमारा इस ग्रुप में था। और रामू एंड शामू 2 की बात करें, प्लूरल है। प्लूरल हमारा ज़्यादा की बात करेंगे, प्लूरल की बात करेंगे तो वो हमारा जब भी ज़्यादा की बात होगी इस ग्रुप में आएगा। ये आपको बता दिया पहले ही। सेम उसी तरह से डज है, डू है, ये सब उसी। लास्ट का जो हमारा है अनकाउंटेबल, ये भी अब क्लियर हो गया होगा क्योंकि अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल हमारे सिंगल ग्रुप में हम इसको काउंट करते हैं। अब एक काम और करना आपने, डू डज भर दिया। तो जो हेल्प्स और हेल्प्स आपने पहले इसमें फिल किया था, तो उसी तरह से अब दोबारा आपने फिल करना है कि इसमें हेल्प्स आएगा कि हेल्प आएगा। जल्दी से दिमाग में भरिए इनके साथ, किसके साथ हेल्प आएगा, किसके साथ हेल्प्स आएगा। तो ये रहे हमारे इसके आंसर्स। तो यह मैंने पहले ही बता रखा है, डू डज के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो डू डज के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसलिए यहाँ जितने भी हैं हर जगह हेल्प है। हर जगह क्या आया है? यहाँ हर जगह हेल्प का इस्तेमाल हुआ है। हेल्प्स कहीं भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर जगह डू डज है। डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं बाकी के बचे हुए 3। तीनों हमारे प्रश्न वाले सेंटेंस है। ये तभी यूज़ करेंगे जब कोई सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये रूल अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा, हल्का सा और बता दूँ, तीसरा और चौथा है वो कब इस्तेमाल करेंगे? जब प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आए। और बचा हमारा लास्ट डब्ल्यूएच का। डब्ल्यूएच आपको पता ही है, जब प्रश्न का जो उत्तर है हाँ या ना में ना आए। पता है, सभी आपको याद होगा। तो हम एक क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। एक प्रोसेस बताएंगे, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो मान लीजिए सेंटेंस आपके सामने, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो बताइए इसमें अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डब्ल्यूएच फैमिली है। अगर आप ध्यान दोगे, ये प्रश्न वाला सेंटेंस है, यानी कि पहले 2 तो कट गए, बचे नीचे के 3। नीचे के 3 में जो पहले दो हैं, इन दोनों की शुरुआत क्या से होगी? तो उसकी शुरुआत क्या से नहीं हो रही, ये दोनों भी हमारे कट गए। बचा क्या है? लास्ट का डब्ल्यूएच फैमिली का रूल। तो ये रूल हमारा अप्लाई होगा इस पर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो अगर हम डब्ल्यूएच वर्ड को ध्यान से देखें, नंबर 1 पे वर्ड कौन सा आ रहा है? नंबर 1 पे डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है। तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या है इसमें? डब्ल्यूएच वर्ड है इसमें वट। तो लिखेंगे वट पहले। नंबर 2 पे देखें, नंबर 2 पे क्या? नंबर 2 पे हमारा है डूडज। डूडज में से एक चीज़ आएगी। तो डूडज के लिए हम क्या करेंगे? डूडज के हम एक बार जगह छोड़ देंगे, क्योंकि डूडज किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। मैं ही लिख देंगे। और ही के बाद आगे क्या है? उसके बाद हमारा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है इसमें कहना। कहने का कहते हैं से। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट दिखा रही है, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमारा बचा ये जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स खाली छोड़ा था, ये डूडज क्या आएगा? ही के साथ क्या आता है? ही के साथ आता डज। मैंने डूडज की प्रैक्टिस की थी, आप सभी को पता होगा। तो ही के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने व्हाट डज ही से, ये रूल के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया, सेंटेंस बन गया। पहले हमने क्या किया? हमने पहचान की कि इसमें रूल अप्लाई कौन सा होगा। फिर नंबर 2 पे वो रूल के अकॉर्डिंग हमने वो वर्ड्स को अरेंज कर दिया और ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे रूल अप्लाई कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट कर देंगे। बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट कि वह सर वह है, वह को बोलते हैं ही। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वट। कहना को क्या बोलते हैं? से। बस है को ही से बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, ही वट से, ही से वट। अपनी मर्जी से अलग अलग रूल्स लगा देंगे। तो जो रूल हमारे पास सिर्फ 5 ही ऑप्शन हैं, इन्हीं 5 में से हमें कोई एक रूल लगाना है इस पर,
तो ये बात हमें ध्यान देनी है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगी आपको कि सर इतने रूल कैसे याद रखेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। ये लगेंगे मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे, जैसे गाड़ी स्टार्टिंग में कितनी मुश्किल लगती है, हमें लगता है इतने सारे काम कैसे करेंगे, हम कैसे स्टीयरिंग भी देखना है, हमें रेस पे भी एक पैर रखना है, ब्रेक पे भी रखना है, ध्यान देना है, और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उस पर भी ध्यान देना है, गियर भी बदलने हैं, इतना सारा काम एक साथ हमें करना है। हमें लगता है कि एक साथ एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है, लेकिन स्लो धीरे धीरे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी चलाते हुए बातें भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो हमारा पूरा उसमें हम मास्टर हो जाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश है, स्टार्टिंग में रूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे आपको इसकी जरूरत महसूस ही नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में ये रूल फिट हो जाएंगे और बिना आप रूल लगाए ही सेंटेंस डायरेक्ट बोल पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन रूल्स को दिमाग में रखना ही पड़ेगा। कुछ एक सेंटेंस आपके सामने, अभी इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इसमें, आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप वीडियो को पॉज कर लें। ये हैं आंसर्स, साथ में जो इनके सेंटेंसेस के रूल आंसर्स के साथ साथ जो इसमें स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है, रूल अप्लाई हो रहा है, वो भी उसके साथ लिखे गए हैं। तो आप उस पर देखिए क्या गलती आपने की है, अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और भी सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। ये सेंटेंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगा कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबाएं।